नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो, जीआईसी की परीक्षा दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हो, उनके लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ और उसका आंसर भी साथ के साथ बता रही हूँ और देखना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कितने ज़्यादा अच्छी तैयारी किए हैं। इसके पहले मैंने 1-2 दिन आपको वीडियो नहीं डाल पाई, तो बेटा बहुत थकी हुई थी, बहुत सारे काम थे, काम की कमी हमारे पास नहीं रहता है, तुम्हें पता है। इसके बावजूद भी मैं कुछ समय बचा करके जैसे मुझे वक्त मिलता है तुम लोग के बीच उपस्थित होती हूँ और कोशिश करती हूँ कि तुम लोगों को कुछ मैं बता सकूँ, कुछ पढ़ा सकूँ। तो चलो, आज मैं क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ। तो ये देखो, प्रश्न क्या है? वफ्त किसे कहते हैं? कोई बताएगा वफ्त किसे कहते हैं? क्या है वफ्त? बताओ। बताया था, पूरी क्लास ली है वफ्त का। पाठथान का ही दूसरा नाम वफ्त है। क्या है? पाठथान का ही दूसरा नाम वफ्त है। यह एक प्रकार का ब्रोकेड वस्त्र है। ब्रोकेड वस्त्र किसको कहते हैं? आपको पता है। रंगीन सिल्क के धागों का इसमें प्रयोग करते हैं और वस्त्र के बीच बीच में सोने चांदी के तारों से सुनहले और रुपहले नमूने बनाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको वफ्त कहते हैं। और ये वस्त्र कम ख्वाब वस्त्रों से मिलते जुलते हैं और सबसे बड़ी खासियत इस वस्त्र की क्या है कि ये वजन में हल्के होते हैं। समझ में आ गया वफ्त क्या है? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोग को, बहुत कन्फ्यूज होते हो। वफ्त किसको कहते हैं ये मैंने आपको आज बताया है, तो वफ्त आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हिमरस और आमरस। पहले भी क्लास में बताया था हिमरस और आमरस। आज मैं पूछ रही हूँ हिमरस और आमरस क्या है? बोलो। हिमरस मतलब बर्फ का रस या आमरस आम का रस? क्या है? आम बोलो तुम। नहीं, हिमरस और आमरस वस्त्र विज्ञान और परिधान में परिधान का एक महत्वपूर्ण परिधान है। औरंगाबाद में निर्मित ब्रोकेड वस्त्रों को हिमरस और आमरस कहते हैं। औरंगाबाद में निर्मित वस्त्रों को, औरंगाबाद कौन सा? बिहार वाला नहीं, हैदराबाद के पास जो औरंगाबाद है, ठीक है, वहाँ जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं उनको हिमरस या आमरस कहते हैं। और ये वस्त्र खासियत क्या है? इस वस्त्र की खासियत है सर्दियों के लिए उपयुक्त वस्त्र है। दूसरा, सूती वस्त्र पर रेशमी धागों से नमूने बनाए जाते हैं। तीसरा, जब हिमरस के वस्त्रों को केवल रेशमी धागों से तैयार किया जाता है तब उसको आमरस कहते हैं। हिमरस क्या है आपको पता है? सूती वस्त्र पर रेशमी धागों से नमूने बनाना। लेकिन जब पूरे के पूरे सूती वस्त्र है ना, तो जब हिमरस के वस्त्रों में को केवल रेशमी धागों से तैयार करते हैं तो उसको हम आमरस कहते हैं। इससे कौन कौन से वस्त्र बनते हैं बताओ? अचकन, लहंगा, अंगरखा, टोपी, ब्लाउज। पहले ज़माने में ये सब ट्रेडिशनल क्लोथिंग टेक्सटाइल के बारे में मैं बता रही हूँ, पर भारत के परंपरागत वस्त्र जिसमें वफ्त नाम मैंने बताया पहला, दूसरा हिमरस और आमरस बताया। तो पहले ज़माने में जब राजा महाराजा रहते थे तो राज दरबारों में जो उनके कुशन होते थे, उनके जो पर्दे होते थे, खिड़कियों के पर्दे होते थे, राज सिंहासन में को सजाने के लिए जो वस्त्र का उपयोग किया जाता था, उसमें हिमरस और आमरस वाले वस्त्र का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। अगर मैं किले में जाऊंगी और वहाँ मैं देख के बताऊंगी, यद्यपि मैं किले में गई थी, जोधपुर के किले में, और वहाँ मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था, पर मैं तब डाल नहीं पाई थी, नहीं तो भारत के परंपरागत वस्त्र पर मैं आपको वीडियो दिखाती है। और मैं जयपुर भी गई थी म्यूजियम में, वहाँ पर भी भारत के परंपरागत वस्त्र जो राजा महाराजा यूज करते थे, जैसे वफ्त है,
हिमरस है, आम रस है, किम ख्वाब है, ये सारे वस्त्र वहाँ पर अवेलेबल थे। चलो कभी मुझे मौका मिला तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट है एंटी स्नैक परिसज्जा क्या है? एंटी स्नैक परिसज्जा बोलो, एंटी स्नैक परिसज्जा क्या है? तो नीटिंग से बने वस्त्रों में यह परिसज्जा दी जाती है। जो वस्त्र नीटिंग के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसमें यह परिसज्जा दी जाती है। इससे वस्त्र उधड़ते नहीं हैं। अन्यथा देखते हो एक अगर चेन उधड़ जाता है तो पूरे के पूरे वस्त्र खुल जाते हैं। तो एंटी स्नैक परिसज्जा दी जाती है। और इसका जो आविष्कार किया था वो किया था ड्यूपेंट कंपनी ने जीपेल का आविष्कार किया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सराइजिंग क्या है? कोई बताओ क्या है मर्सराइजिंग? व्हाट इज मर्सराइजिंग? सबको पता है। अपन जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, लिखा रहता है मर्सराइज्ड कॉटन। धोती खरीदने जाओ, मर्सराइज्ड कॉटन रहता है लिखा हुआ। तो क्या है ये? अब आंसर सुन लो। सतह को सुंदर, चिकना, कोमल और चमकदार बनाने के लिए मर्सराइजिंग प्रक्रिया की जाती है। जो कॉटन के वस्त्र होता है रुखड़ा होता है, जब बन के मिल से तैयार होता है तो इस लायक नहीं होता है कि उसको मार्केट में ला के बेचा जाए और मार्केट वाले कोई उसे खरीद सके। उपभोक्ता उसको खरीदना पसंद नहीं करता है। तब उसमें प्रक्रिया की जाती है मर्सराइज्ड प्रक्रिया, है ना। और इससे वस्त्र का सतह जो उसका कॉटन के कारण जो मटमैला या पीला रंग का होता है ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेदी उसमें आ जाती है। तो सतह को सुंदर, चिकना, कोमल और चमकदार बनाने के लिए मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है, खास करके सूती वस्त्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है प्राकृतिक ऑक्सीकारक विरंजक क्या है? प्राकृतिक ऑक्सीकारक विरंजक क्या है? बोलो बोलो बच्चे, प्यारे बच्चे बोलो। सुनिए, प्राकृतिक ऑक्सीकार, ऑक्सीकारक मीन्स जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, ऑक्सीकारक विरंजक होता है। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो वो क्या होता है? ऑक्सीकारक विरंजक। समझ गए? तो इसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है। और क्या है ऑक्सीकारक विरंजक में? आपकी नमी है, सूर्य का प्रकाश है। ये तो प्राकृतिक ऑक्सीकारक विरंजक है। प्राकृतिक ऑक्सीकारक विरंजक अगर पूछा जाए तो सूर्य प्रकाश, सनलाइट। इसलिए आप देखते हो ना, जब आपका कोई दाग धब्बा होता है खास करके हल्दी का, तो उसको साबुन से छुड़ा करके उसको बाहर जब सुखाते हैं तो सूर्य प्रकाश में आकर के वो पूरा का पूरा दाग धब्बे उड़ जाते हैं, बचते नहीं हैं। ठीक है। इसके अलावे जो रासायनिक ऑक्सीकारक विरंजक है, जैसे अब तो मैंने कहा सूर्य प्रकाश, लेकिन आप ऐसी जगह में चले गए, जैसे मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गई, वहाँ पर तो सूर्य प्रकाश ही नहीं देखने को मिलता है। तो वहाँ पर अगर दाग धब्बे लग जाए तो कैसे छुड़ाएंगे? ठीक है ना। बहुत ऐसे जगह हैं ठंड प्रदेश में जहाँ धूप कम टाइम के लिए आता है, सूर्य प्रकाश नहीं है, तो वहाँ पर क्या यूज करते हैं? या रासायनिक रूप से कौन से ऑक्सीकारक विरंजक हैं? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नाम याद रखना, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एवं नमक NaCl, पोटेशियम क्रोमेट, ये सब प्राकृतिक ऑक्सीकारक विरंजक हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकारक विरंजक क्या है? अवकारक विरंजक क्या है? व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? इसमें क्या होता है? विरंजक पदार्थों का अपचयन हो जाता है। अवकारक, रिड्यूस कर दे रहा है। तो कौन कौन से अवकारक विरंजक हैं? जिंक का चूर्ण है, फेरस सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, सोडियम बाइसल्फाइड है। ये सारे के सारे अवकारक विरंजक हैं। अब ये प्रश्न ये उठता एक है कि ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए आप किस प्रकार के विरंजक का उपयोग करना चाहेंगे? बोलो।
ऊनी और रेशमी वस्त्रों के लिए किस प्रकार का विरंजक का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के ब्लीचेज का उपयोग किया जाता है? कौन सा सूटेबल है सबसे ज़्यादा? तो होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल ब्लीचेज क्या है? ऑप्टिकल ब्लीचेज किसको कहते हैं? बोलो बच्चे। देखो, सफ़ेद वस्त्रों पर ऑप्टिकल ब्लीचेज का उपयोग किया जाता है। इसमें फ्लोरेसेंट का यूज किया जाता है, फ्लोरेसेंट का। इसमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज को विजिबल लाइट में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये कहलाता है ऑप्टिकल ब्लीचेज। ठीक है, क्या सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी जो रेज है ना, किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, इसी को विजिबल लाइट में, जो अल्ट्रावायलेट मतलब जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको ही हम विजिबल लाइट में परिवर्तित कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और वस्त्रों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? कैसे आप वस्त्रों की अवशोषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं? बोलो। अवशोषण क्षमता, जैसे मान लो ओलिफिन है, नायलॉन है, इसमें अवशोषण क्षमता नहीं है। तो जब अवशोषण क्षमता नहीं रहेगा तो पसीने नहीं सोख पाएंगे। जैसे भी गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी लगती है, इतना पसीना निकलता है कि अगर वो पसीनों को अवशोषित नहीं करे तो कंफर्टेबल वस्त्र नहीं माने जाते हैं। ठीक है ना? तो वस्त्रों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए खास करके हम यूज करते हैं अमोनियम के यौगिक को। अमोनियम के यौगिक को यूज करते हैं। आपको पता ही है कि जैसे कॉटन है, लिनन है, रेशम है, ऊनी है, इनमें तो प्राकृतिक अवशोषकता होती है, इनमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल फाइबर है, इसमें ज़रूरत पड़ती है। तो क्या यूज करेंगे हम? अमोनियम के यौगिक, इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसज्जा के, अगर ये प्रश्न आए, परिसज्जा के निर्धारक तत्व कौन कौन से? विच आर द डिटर्मिनेटिंग फैक्टर या डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ फिनिशेज? समझ गए बात को, मैं क्या पूछ रही हूँ? परिसज्जा के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं? क्या होगा? पहला, रेशों की प्रकृति, दूसरा है धागों का किस्म, तीसरा है बुनाई की विधि। ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप कहोगे मैडम कैसे? रेशों की प्रकृति कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, बनावट कैसा है, संगठन कैसा है, उसकी अवशोषण क्षमता कैसी है, रगड़ कितना सहन कर सकता है, दबाव सहने की क्या क्षमता होती है, उसकी क्या प्रत्यास्थता है, कितनी खिंचाव को सहन कर सकता है, इन चीज़ों पर ये रेशों की प्रकृति को डिसाइड करता है। दूसरा है धागे की किस्म। धागे किस प्रकार के हैं, धागे की किस्म क्या है, उसमें कितनी बुनाई में ऐंठन दिया गया है, इसको जानना जरूरी है। और बुनाई विधि है ना, बुनाई विधि, सजावटी बुनाइयों से निर्मित वस्त्र पर परिसज्जा कठिनाई से होती है। सजावटी बुनाई तो आप जानते हो, डेकोरेटिव, उसमें बड़ी मुश्किल से परिसज्जा दी जाती है। और अगर परिसज्जा दो तो हो सकता है उसकी सजावट भी खराब हो जाए, डेकोरेशन भी खराब हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, मोयरिंग क्या है? नाम सुना है ना, मोयरिंग एक प्रकार का फिनिशेज है। लास्ट क्वेश्चन, मोयरिंग क्या है? कौन बच्चा बताएगा? छोड़ देती हूँ मैं आपके ऊपर। मोयरिंग क्या है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे बच्चों को बताएंगे ताकि सब बच्चों को फ़ायदा हो। और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।